बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ हम लोगों को महंगाई की शरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ अगले हफ्ते ही मिनी बजट सामने आने वाला है और हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च की भी पूरे जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। वो अलग बात है कि इसकी तारीख के ऊपर अभी भी हुकूमत नाला नाराज है और साथ ही साथ शेख रशीद साहब भी इस हवाले से बारहा ये कह चुके हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर 23 मार्च को अपोजिशन इधर आती है, इस्लामाबाद का रुख करती है एक ऐसे दिन पर जब पाकिस्तान यकजहती मना रहा हो, जब पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के आने को सेलिब्रेट कर रहा हो और उस वक्त महंगाई मार्च लेकर आई जा रही हो, तो क्या ऐसा दुरुस्त होगा या नहीं होगा? शेख रशीद साहब की पहले गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। कोई बदमज़गी होगी तो, कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली एक तरफ हुकूमत के ऊपर आईएमएफ का दबाव है, इस हद तक दबाव है कि आने वाले वक्तों के अंदर बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर बैन लगने का खदशा है। इम्कानात हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत सारी इंपोर्टेड अशिया के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है। जो सब्सिडीज थी वो सब्सिडीज वापस ले ली जाएंगी और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर भी लेवी इंक्रीज की जाएगी 4-4 रुपए करके हर महीने। तो ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई का मामला हाथ से बाहर निकल रहा है। तो दूसरी तरफ सियासी मामलात के अंदर ऑपोजिशन भी दोगला खेल खेलते हुए नजर आ रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम महंगाई मार्च करेंगे, 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि अगले हफ्ते आने वाले मिनी बजट के अंदर हुकूमत की ऑपोजिशन भी नहीं की जाएगी उस तरीके से जिस तरीके से ये होप की जा सके कि ये मिनी बजट को पास ना होने दिया जाए। हुकूमत अपने नंबर गेम स्ट्रांग होने की वजह से ऑपोजिशन को दीवार से लगाए हुए और ऑपोजिशन भी बड़े खुशी खुशी दीवार से लगी हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि इतने बड़े मैस को, जो मैस बकौल ऑपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद फैल चुका है, इसको संभाले तो कौन संभाले? बिल्ली के गले में घंटी डाले तो कौन डाले? शहबाज शरीफ साहब भी आज अपने जो पेशी के बाद वो कहते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि इस महंगाई की शरह को आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से महंगाई नहीं देखी होगी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई होगी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में है। इसके साथ साथ सारी जमातें इलेक्शन के गियर डाल चुकी हैं और ऐसा लगता है कि अब सारों का सारा का एम जो है वो 2023 के इंतखाबात हैं और अर्ली इंतखाबात का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अपोजिशन जमातें भी आने वाले अगले से अगले साल के इंतखाबात की तरफ नजरें गाड़ी हुई हैं। इस तमाम के अंदर नवंबर का महीना अगले साल का बड़ा अहम होगा। इस नवंबर के महीने के बाद कौन शख्सियत सामने आएगी, कौन शख्सियत नहीं सामने आएगी इस्टेब्लिशमेंट की टॉप पोजीशन के ऊपर, इसके ऊपर भी बड़ी इस्लामाबाद के अंदर चहम गोइयां चल रही हैं और ये जो चहम गोइयां हैं, इन चहम गोइयों के अंदर कुछ खदशात हैं और कुछ जो हैं वो उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों के बकौल। तो क्या सियासी जमातें भी रावलपिंडी की तरफ नजरें गाड़ी हुई हैं या यहां इलेक्शन कमीशन की तरफ नजरें गाड़ी हुई हैं? ये भी एक कंफ्यूजन हम लोगों को नजर आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे अपने पहले और दूसरे सेगमेंट में, लेकिन आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। दो भाइयों को लड़ाने में भारत का एक काफिराना और साथ ही साथ शैतानी किरदार था। ये किरदार सामने तो आ गया, ये पाकिस्तान को दो लख्त भी कर दिया गया, लेकिन क्या वही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लेकर पाकिस्तान भी कोई कदम उठा सकता है? क्या उसी तरीके से हम लोगों को भी आलमी सतह के ऊपर एक वजह मिल जाएगी या नहीं? ये तमाम डिस्कशन करेंगे आखिरी सेगमेंट में प्रोग्राम के 1971 बिलखुसूस, क्योंकि 50 साल हो गए पाकिस्तान को दो लख्त हुए। वी विश बांग्लादेश द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम आज भी हमारे दिल में उनके लिए भाइयों का सा ही प्यार है। क्योंकि 71 की ये 50 ईयर्स होने को आए हैं, इसलिए हम पूरे हफ्ते हर
प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट 1971 के हवाले से भी रखेंगे। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देती हूं, उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरे साथ सेनेटर डॉक्टर जरका मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया जरका, आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। सैयद हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेगमेंट के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हसन असलम शाद भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर सियासी अखाड़ पिछाड़ और सियासी अखाड़ा जो है वो जो सजने वाला है उसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासी गुफ्तगू और कुछ 1971 के हवाले से अहम गुफ्तगू हमने कहा था कि हम करेंगे। सबसे पहले सियासत की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जरका, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ तो पंजाब के अंदर PMLN आपको थ्रेटन कर रही है, दूसरी तरफ सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ना तीर चलना है, ना जो पतंग चलनी है, ना बल्ला चलना है, इस बार तो तीर ही तीर आएगा। दोनों अतराफ से दोनों जमातें आप लोगों को कह रही हैं कि आपकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को हम नहीं रहने देंगे, और 23 मार्च को आने का ऐलान भी कर दिया है ऑपोजिशन ने। ऊपर से उनको मवाद भी मिल रहा है, अगले हफ्ते मिनी बजट आना है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। डॉक्टर जरका, कहीं बंद गली में तो नहीं जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं ना, दूसरे को सिक्के का सहारा, तो ये हाल है आपकी लीग और पीपल्स पार्टी का। तो इनके पास है तो कुछ नहीं, तीन दफा हुकूमत करके मुल्क को जिस बैंकरप्सी के दहाने पे जिस तरह से मुल्क को तबाह करके गए हैं, तो अब वो देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमर्ज किया एज द सिंगल नेशनल पार्टी, जिस किस्म की मकबूलियत है और जिस किस्म के काम किए हैं इन 3 सालों में, इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद 100 सालों में जो एक कोविड आया है उसका जिस तरह से पाकिस्तान ने मुकाबला किया है, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। और दुनिया में आपकी जो एक अंडर डेवलप्ड बैंकरप्सी के करीब मुल्क जिसके सब सिस्टम्स इस कदर खराब हैं, और इस मुल्क ने जो परफॉर्मेंस दी है कोविड में, उसके ऊपर दुनिया हैरान है, परेशान है। और ये सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि नहीं स्मार्ट ही होंगे, हालांकि बिलावल भुट्टो और नून लीग कह रही थी बंद कर दो, क्यों नहीं बंद करते। अब वो अपने ही अल्फाज दोबारा खा रहे हैं, अब कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन अच्छे है। जिस तरह से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन की है इस गरीब मुल्क ने, और मुफ्त की है। आप देखिए, ये वो बातें हैं जो दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क नहीं कर सका, वेस्ट नहीं कर सका। उसके आगे आप देखिए जिस तरह से इस हुकूमत ने गरीब आवाम को हेल्थ कार्ड दिए हैं, 7 लाख तक की कवरेज, इन हॉस्पिटल इन पेशेंट कवरेज अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह से लो कॉस्ट हाउसिंग दी है, जिसको कि बैंक्स पहले बड़ा तंग कर रहे थे, नई लोन्स दे रहे थे, लेकिन इस साल, पिछले साल इसी पीरियड में कोई 23 मिलियन तक दिए हुए थे लोन, इस साल वो उल्टा होके 32 बिलियन हो चुका है। तो घर से लेकर हेल्थ तक दिया जा रहा है अवाम को इन मुश्किल हालात में, जबकि दुनिया में जिस किस्म की महंगाई हुई है, सप्लाई चेन डिसरप्शन और अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसके पस मंजर में जिस तरह से पाकिस्तान ने मुकाबला किया है, क्योंकि देखिए वी आर अ नेट ऑयल इंपोर्टर, एनर्जी हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, और ये एक दिन का काम नहीं है। इन्होंने जो उसके बाद जो IPPs लगाई, यानी आप इनसे पूछिए बाकी हुकूमतों से कि इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्यों नहीं लगाई, इन्होंने क्यों नहीं सस्ती बिजली लगाई, इन्होंने चूज करके महंगी बिजली लगाई ताकि गरीब आवाम को IPPs के पैसे देने पड़े जब उनकी फैक्ट्रीज बंद भी हो। मसला एक और भी आता है, गवर्नमेंट को इस बात की भी एक आखिरी बात कि हमने
ऑनर किया। देखिए, हमने किसी तरह से डिस्क्रेडिट नहीं किया। जो अलग गलत इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, हमने उनको ऑनर किया। हम इस मुल्क को एक सिस्टम से आगे लेके चल रहे हैं और आफरीन है, मैं कहती हूँ दुनिया कह रही है। आपने जिस तरह से अफगानिस्तान के हवाले से और दुनिया में आपने लीडरशिप दिखाई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाके यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे कुलभूषण का नाम लिया, जो कि ये इनके लीडर कभी मुंह से जिक्र नहीं कर सकते थे, जिस तरह से कश्मीर के एम्बेसडर बनने का उन्होंने कहा, और जो जिस तरह इस्लामोफोबिया और पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने जबरदस्त बातें की, ही हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल बिगेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर सरकार, और आप देखें किस तरह COP26 में बोरिस जॉनसन उनका जिक्र कर रहा था। अरे बातों से कहा भाई, मेरी बात सुनिए, महंगाई की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी, मेरी बात सुनिए, आप बात कीजिए ना। परचेजिंग पावर पैरिटी पाकिस्तान की अभी भी वही है जो बांग्लादेश की है। अगर आप जीडीपी की बात करते हैं जी, उनका $1200 है, उनका $2300 है, हमारा $1200 है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ चाय का प्याला अभी भी 20 रुपए का मिल जाता है, 25 रुपए का मिल जाता है। वहां पर तो अगर आप बाहर की बात करें, जहां से हम जीडीपी कंपेयर करते हैं, उधर तो 200 रुपए का एक चाय का प्याला, वो भी अगर $1 का। पर कैपिटा इनकम भी हमसे जो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में है, जो आपकी इंडिजिनस, वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। जब आप डॉलर्स में चेक करेंगे, ऑफ कोर्स, नो, हाँ, तो उनके साथ हमारा मुकाबला। लेकिन आप देखिए, हम अपने सब्जी खुद उगाते हैं, अपनी फल खुद उगाते हैं, हम अपना अनाज काफी हद तक खुद उगाते हैं। और आप देखिए कि इस हुकूमत के इन 3 सालों में किस तरह से आपके किसानों को 1100 अरब की सब्सिडीज दी गई हैं, उनको क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया जा रहा है, सवाल रेज किया के लिए आपने एक सवाल रेज किया था कि क्यों नहीं सस्ते बिजली घर लगाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। मैं ये सवाल अली गौहर साहब की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन बिफोर दैट क्विकली मैं आपसे भी ये पूछूंगी कि यही जो बिजली घर है जो कि पेट्रोलियम मसनूआत पे चलते हैं, वो फर्नेस ऑयल पे चल सकते हैं, या तो हमारे पास कुछ ऐसी कैपेसिटी और कुछ ऐसी है जो कि एलपीजी पे चल सकती है। आप लोगों ने सस्ती थी गैस, पेट्रोलियम सस्ती थी उस टाइम पे, आपको याद है नदीम बाबर साहब जिनको अब आप लोगों ने निकाल दिया, वो पता नहीं कितने क्या कर रहे हैं कि कोई उनके ऊपर कोई कुछ हुआ भी नहीं। उस टाइम पे नहीं ली गैस, आज हम भुगत रहे हैं, आज हमें फर्नेस ऑयल की तरफ ज्यादा जाना पड़। देखिए, बात यह है, ये सिर्फ सुर्खियां हैं, आपकी जेब में तो पैसे होते नहीं हैं। आपने जब फॉरवर्ड बाइंग करनी होती है, आपको आगे से कमिटमेंट्स देनी पड़ती हैं। आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, आपके पास ट्रेन्स है नहीं, आप किस बेसिस के ऊपर फॉरवर्ड बाइंग करेंगे? और आपका ये सिस्टम जो जिस तरह से चल रहा है, हमेशा से ऐसे ही चल रहा है। आप ये देखिए कि अगर जो करने वाले, आपका और मेरा घर का बजट होता है ना, हम उसको जिस तरह से लेके बैठते हैं, हम कहते हैं ये चीज महंगी है, इसको निकाल दो। अब आपकी ये सब चीजें महंगी हैं, आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी महंगी है, आपका ऑयल भी महंगा है, आपका फर्नेस ऑयल भी महंगा है। इनमें नथिंग वन इज नॉट बेटर देन दी अदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सोलर पावर, और अगर विंड पावर, लेकिन विंड पावर में ये है कि आपको इनिशियल कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में बेस्ट है, सबसे सस्ता है। इसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट जान के नहीं किया, क्योंकि उसमें कट कम मिलता है इनको, जो अपनी जेब में जाता है उसके, सारा मसला तो अपनी जेब का है ना। मुल्क को गरीब करो, अपने आप को अमीर करो। इसीलिए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मजे करते हैं। अली गौहर साहब तो लगाए ना, उनको लेके आए। तो आपने लेकर आना है, हमने तो नहीं लेकर आना ना डॉक्टर सर का। मैं लेकर आऊं उन्हें? नहीं, हम भी, आप भाई, आप उसके, अगर आपको एलिगेशन है तो निकालें। मैं निकालूं? खैर, अली कह रही हैं ना, और चलें, ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना, ये मैंने तो नहीं करना ना। एफआई आपके पास है, आईबी आपके पास है, सारे इदारे आपके पास हैं, मैंने तो नहीं करना ना ये काम। लेकिन अली गौहर साहब, मुझे ये बता दें, क्यों नहीं आपने सस्ते बिजली घर बनाए? आज आपने वो कैपेसिटी सरचार्ज रखा हुआ है, कैपेसिटी पेमेंट किए जो एक अंधे कुएं के अंदर पैसे डाले जो पाकिस्तानी अवाम के, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ महंगाई मार्च करने लगे। अपना हिस्सा आप भी तो कबूल करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनिका, कम से कम टॉक शोज पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपने अभी डॉक्टर साहिबा की बातें सुनी, मतलब है पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकल चुका है। महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन शरह आप देखें कि 19 पर चला गया, डबल डिजिट्स में, और अब तो लगता है 3 डिजिट्स में चला जाएगा। जब नून लीग की हुकूमत थी तो सिंगल डिजिट पे था।
आज मैंने देखा है, मैं आज अपने इलाके से ही बैठ के टॉक शो कर रहा हूँ अपनी कंस्टिट्यूंसी से, और ये रूरल एरिया है, ये दही इलाका है। यहाँ पर मैंने आज लोगों को देखा है कि वो बिजलियों के बिल पकड़े हुए थे। जो नून लीग का टाइम था तो ट्यूबवेल का रेट 5 रुपए यूनिट था, आज 25 से लेकर 30 रुपए के करीब जो है वो लोगों को ट्यूबवेल के बिल आए हुए थे। अगर हमने महंगे लगाए थे तो हमारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि जो बिजली का पर यूनिट जो है वो बिजलीदार को उस वक्त ग्रोर को आपके पास अली साहब कत्ता कलामी के लिए माजरत, आपके पास ये बिजली की छड़ी थी कि आलमी मंडी के अंदर उस टाइम पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम थी। आपके पास ये बिजली की छड़ी थी कि उस टाइम पे डॉलर की कदर इस कदर आसमानों तक नहीं पहुंची थी। तो ये कंपैरिजन पीटीआई के जमाने के अंदर जितनी महंगाई हुई है वो पीएमएलएन के जमाने की महंगाई से किया करना, क्या दिस इज अ फेयर कंपैरिजन? बात से इत्तेफाक करता हूं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी रुपए की डिवेल्यूएशन किसने की है, डॉलर का रेट बढ़ाया किसने? तो इसहाकदार साहब वाला तरीका इस्तेमाल करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तबाही किसने उतारी? आज सूरत ये है कि हम रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं, आपको पता है बांग्लादेश से हमारी करेंसी की वैल्यू कम, श्रीलंका से हमारी करेंसी की वैल्यू कम, इंडिया से हमारी करेंसी की वैल्यू कम, हत्ता कि अफगानिस्तान से भी कम थी। अब तालिबान के होते हुए नहीं पता कि अब उनकी नई करेंसी वैल्यू कहां तक पहुंची है, लेकिन इससे पहले तक हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए थे। ये अभी बता रही थी मोहतरमा कि कोरोना के ऊपर इन्होंने, हाँ, कोरोना के ऊपर ये कारनामा अंजाम दिया है कि जो अरबों रुपए पाकिस्तान को खैरात में मिले थे वो ये लूट फूट के खा गए, हजम कर गए। और जितनी भी ये मराद बता रही हैं वो सिर्फ कागजों की हद तक है। अद्वियात के रेट आप चेक करें 600% तक बढ़ चुके हैं। हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको सारे टेस्ट पैसे दे के करवाने पड़ते हैं, दवाई नाम की वहां पर चीज नहीं मिलती। शुगर के मरीजों से इंसुलिन छीन ली, आज और साथ हेल्थ कार्ड भी दे दिया केपीके में और पंजाब में। हर चीज को धोखे, फ्रॉड और झूठ के जरिए चलाया जा रहा है। अली साहब मुझे बताएं, अली साहब क्या सब झूठ है? ये भी झूठ है कि आज हेल्थ कार्ड दिए गए, ये भी झूठ है कि केपीके के अंदर भी हेल्थ कार्ड दिए गए, 10-10 लाख की गरीब इलाज करा सकेगा। ये आप लोगों ने तो नहीं किया था ना भाई? देखे, पहली बात तो ये है कि ये हेल्थ कार्ड जारी किसने किया था? ये मियां नवाज शरीफ ने किया था। हर हमारे प्रोजेक्ट पे जिस तरह से ये ग्रीन वो बस सर्विस का उधर मतलब है कि ये इफ्तिताह करने पहुंच गए, इनको शर्म नहीं आई। जो लाहौर से कराची तक मोटरवे बना हुआ है उसके ऊपर भी आपने देखा कि उसके शायद खकान अब्बासी साहब करके गए और फिर इनके गवर्नर पंजाब में तख्ती की लड़ाई है, अपनी लगा दी। तख्ती की लड़ाई है। पांच सवाए हमारे किए हुए प्रोजेक्ट के ऊपर झूठी अपने नाम की तख्तियां लगाने के अलावा इनको और कोई काम नहीं है। अच्छा, ठीक। और आप जाकर किसी को हेल्थ कार्ड किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएं, वो आपको धिक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। इनसे पूछे कि खाद की कीमत नहीं, ये सिर्फ तनकीद है या फिर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल भी है अली साहब? अच्छा चलें, आज खाद की कीमत जो 24 रुपए की डीएपी की बोरी हम देते थे हमारे टाइम में, नून लीग के टाइम में थी, आज वो 9-10 हजार रुपए की है। यूरिया खाद ब्लैक मार्केट में मिल रही है, ब्लैक मार्केट में ब्लैक रेट पर, और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी। ये अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, वहां पर तो कोरोना के पेंडेमिक में उन्होंने हर जो मतलब है कि सैलरी पर्सन था उसके भी अकाउंट में उन्होंने सैलरियां दे दी। चलें, अब महंगाई के बारे में कुछ तो करना है ना। मुझे जरा हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी जाने दें। अली साहब, हसन मुर्तजा साहब, ये महंगाई मार्च तो पीडीएम कर रही है, वो चले कुछ तो कर रहे हैं, जमानी कलामी कर रहे हो या 4 महीने बाद कर रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अगले हफ्ते मिनी बजट आ रहा है, महंगाई सर पे अगर आसमानों पर बात कर रही है चढ़कर, तो फिर पीपल्स पार्टी किधर है इस सारे मामले के अंदर? क्या आपने जोड़ तोड़ में मसरूफ है? बहुत शुक्रिया जी। हमने तो शुरू किया हुआ है जी। ये पिछले फ्राइडे को भी हमारा महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और 4 सूबों में हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज है हसन साहब, या वो इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, आप इसको क्या समझती हैं कि ये सारा कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं वो उनको इलेक्शन से ही जोड़ना होता है कि इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन में तो अगर देखा जाए तो टाइम रहता है, और ये एहतजाज आज हो रहे हैं। अगर हम वो एहतजाज ना करें
कि आगे इलेक्शन आ जाना है तो ये उससे कहीं ना जुड़ जाए, तो फिर एहतजाज ही ना करें हम। अब अच्छा एहतजाज हम कर रहे हैं तो आप अभी कह रहे हैं जी इंतखाबात कि में इलेक्शन वाकई की में बहुत तैयारी। टाइम है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि जरदारी साहब के मुताबिक तो इंतखाबात जल्दी होने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, इंतखाबात किसी वक्त भी हो, जो टाइम एक असेंबली का पूरा होने वाला है वो 2023 है। आपने जब भी बात करनी है तो आपने वो 2023 के हवाले से करनी है। वैसे बेशक सुबह कोई तरीका हो जाए, और जो हुकूमत हटाने के लिए हमारे पास पार्लिमानी तरीकाकार या रिवायात हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो वो हम पूरी तभी कर सकते हैं जब ज्वाइंट ऑपोजिशन हो। और अगर पीडीएम अलहदा हो, पीपल्स पार्टी अलहदा हो, तो मेरे ख्याल में हम उस तरफ नहीं जा रहे जी। तो किस ये तरफ जा रही है बातें फिर सारी ऑपोजिशन हसन साहब? फिर किस तरफ जा आप लोग? जॉइंट वाला तो कोई मुझे हिसाब नजर नहीं आ रहा। पीडीएम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। जॉइंट नहीं, ऑपोजिशन वाली जो चीज नहीं नजर आ रही ना, लेकिन नहीं, हसन साहब हमारी 1.5 इंच की कोई मस्जिद नहीं है। हम अच्छा। अलहदा एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और जो हमारे पास मैंडेट है हम उस हवाले से या उसके मुताबिक अपनी कारकर्दगी कह लें या हमारी काविश कह लें, वो हम कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर तो अकेले हटा सकती होती तो हम कोई देर ना करते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो अददी तादाद है वो इतनी नहीं है कि वो अकेले कोई एफर्ट्स कर सके जिससे फेयर एनफ। गवर्नमेंट हट सकती हो। तो इसमें अब क्या किया जा सकता है? हम पीडीएम अपनी से जो नहीं मिला जा कोशिश है सकता हसन साहब? जी, पीडीएम से नहीं मिला जा सकता? नहीं, पीडीएम से नहीं मिला जा सकता जी। दैट इज अ उनका फाइनल आंसर। ठीक हो गया हसन उनका साहब। अपना एजेंडा है जी, ठीक। वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारा अपना है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, बल्कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं। हमने इस्तीफे कहा था नहीं देने, उन्होंने भी कहा है नहीं देने, सही। लेकिन समझ नहीं आती कि वो हमें निकालते भी हैं और नैरेटिव भी हमारे वाला ही जो है उनका है, तो वो है। लेकिन गुजारिश यहाँ ये है कि जो हुकूमत की नालायकियां नाअहलियां हैं, ऑपोजिशन का काम है कि उनको उजागर करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को अब जिस तरह हुकूमत एक ही राग अलाप रही है जी कि बिल्कुल यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है। अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि 20 रुपए 25 रुपए का चाय का कप मिल जाता है। अब 600-700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का आप बजट बनाएं तो मेरे ख्याल में 20-25 रुपए का चाय का कप जो है वो बहुत महंगा पड़ता है उसको। राइट। अच्छा ये सारी डॉक्टर सरका, इंटरेस्टिंगली अभी आपने मेरे प्रोग्राम के अंदर भी नोट किया होगा, ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। पीडीएम एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है, और दोनों अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। दे हैव फुल राइट टू डू दैट। लेकिन आप लोग बड़े लकी रहे हैं, आप लोगों को इदारों की सपोर्ट भी रही है, आप लोगों को बिल्कुल फ्रेंडली माहौल भी मिला है, आप लोगों को ऑपोजिशन भी यकजहती के साथ मुत्तहिद नहीं नजर आई या नहीं मिली। कोई एक इत्तेहाद ऐसा नहीं बन सका जो कि हुकूमत को मुतज़लज़ल कर सका हो। अब एक ही चैलेंज है, और वो चैलेंज फ्रॉम विद इन है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या पीएमएलएन की हुकूमत थी, तब तो अपोजिशन के भी बड़े मसले थे। आपको सिर्फ ये चैलेंज है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ महंगाई को कम करके वो वादे कैसे पूरे करे जो आप लोगों ने किए थे। कैसे करेंगे अब आप ये 2 साल रह गए? 2 साल तो कंसोलिडेशन के ईयर्स होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि महंगाई का जो ये इतना आपको पता है 1971 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो इन्फ्लेशन 1972 और 73 में थी, दैट वाज अ रिकॉर्ड हाई। 40% इन्फ्लेशन, 37% इन्फ्लेशन। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये जो स्लोगन ये निकाल रहे हैं ना, मैं उन्हीं को सिर्फ ये कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा महंगाई। बात ये है कि अभी भी पाकिस्तान को, जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी को देखें, जब आप दुनिया के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को देखें, तो दे आर सेइंग कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया के सबसे सस्ते मुल्कों में है। और उसमें वही परचेजिंग पावर पैरिटी दोबारा से आती है, क्योंकि आपका 60% तो अभी भी देही इलाकों में रहता है, और देही इलाकों में रहने वाले जो हैं उनको अपना खाना पीना वहाँ से मिल जाता है। दूसरा, जो आपके रूरल पॉपुलेशन है उसको सब्सिडीज मिली है, उनके क्रॉप अच्छे हुए, उनके पास पैसा है। मसला हमारा आता है सिर्फ सैलरीड क्लास का, और सैलरीड क्लास को अब सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, सैलरीज भी इंक्रीज की जा रही हैं,
और ये एक महंगाई की जो इशू है ये तो पूरी दुनिया में आया है। उसके बावजूद हुकूमत ने, आपको पता है अभी पेट्रोल पे लेवी, पिछली नून लीग की हुकूमत में 37 रुपए लेवी होती थी पेट्रोल, एक पेट्रोल के लीटर के ऊपर, हमने वो लेवी 1.5 रुपए पे ले आई, 1.5 रुपए पे ले आई लेवी। आप मुझे बताइए, हुकूमत हर तरह से कोशिश कर रही है और जो हालात हैं आप खुद ही देखते हैं कि अब अगर आपने इंडस्ट्री को चलाना है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी है, आपने प्रोडक्ट्स, तो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपकी अपनी कैपेसिटी कुछ नहीं है। और अगर आपने मुल्क की मईशत को बढ़ाने के लिए आपको उसमें इट टेक्स टाइम। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लार्ज स्केल टेक्सटाइल्स की, आपको पता है 30% इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट्स में, आईटी की फील्ड में 40% इंक्रीज हुई है। इस वक्त रिकॉर्ड ब्लूमबर्ग का आर्टिकल निकला है कि पाकिस्तान में जो टेक फर्म्स है उनमें मैक्सिमम इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इंडिकेटर्स इस वक्त के हालात में, पोस्ट कोविड, जबकि दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, आप समझते हैं अभी भी पॉजिटिविटी के उनका एवरेज अभी भी पॉजिटिविटी उनकी इंक्रीज है। एब्सोल्युटली। सिर्फ मेरे शो का वक्त खत्म हो गया, पॉजिटिव रविश पे है, इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है, बट पॉइंट नोटेड कि ऑपोजिशन अभी भी महंगाई का राग लापेगी और हुकूमत ये कहेगी दैट ऑल इज वेल, बट व्हाट हैपेंस विल गेट टू नो। अभी मिनी बजट भी आना है, इसके बाद भी देखेंगे। डॉक्टर जर का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अली गौहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। हसन मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 1971। हमें बताया गया, पूरी दुनिया में शोर मचाया गया कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन थी। इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने एक चीज बड़ी कड़वी गोली समझ के निगल ली है और वो है 1971 के अंदर भारत का 2 लख्त करने का, पाकिस्तान को जो एक साजिश थी पूरी, उसको हम लोगों ने बड़े आराम से सबर शुक्र के साथ कड़वी गोली की तरह पानी के साथ निगल लिया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या भारत ने जो 1971 50 साल पहले किया वो किसी भी तरीके से लीगली उस टाइम पर, या अब उसका कोई जवाब बनता है या नहीं। आज बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, वी विश देम द बेस्ट। हम आज भी उनको भाइयों की तरह व्यू करते हैं, कल भी भाइयों की तरह व्यू करते थे और आगे भी भाइयों की तरह व्यू करते रहेंगे। लेकिन एक किरदार जिन्होंने 2 भाइयों को अलग करने की कोशिश की, वो जो ना देखी कुव्वतें या अनदेखी कुव्वतें थी जो कि चढ़ दौड़ी फिर उसके बाद और बांग्लादेश यानी उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान की सरहदों में आ गई, वो थी भारत की अफवाज। और ये इकबाल जुर्म इंटरनेशनली ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो कर चुके हैं पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से। जरा सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मुल्कों को तोड़ने और अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरवेंशन करने का इकबाल जुर्म इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों से ओझल तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ऑस्ट्रिच की तरह या एक कबूतर की तरह अपने सर को गाड़ लिया है जमीन के अंदर। हम नहीं देखेंगे ऐसी चीज कोई। इस हवाले से हसन असलम शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ। बहुत शुक्रिया हसन, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूँ कि 1971 के अंदर भारत ने अपनी फौजें तक और लोग तक मुक्ति बानी के रूप के अंदर भी पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भेज दिए। उस टाइम पर कहा यह गया हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है, यानी जैसे कोई लीगल चीज है। कश्मीर तो छोड़िए, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, वो तो हमारा हिस्सा है। लेकिन भारत के अंदर भी नागालैंड देख लें, आसाम देख लें, आप तमिल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मामलात देख लें, और कितनी कोई दर्जनों के करीब उनकी आजादी की मुहिम है। क्या हम भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर कहीं चले जाए? जी, पहले तो शुक्रिया आपका अनीका, मुझे शो पे लेने का। पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बारे में। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 2(4) ये कहता है कि जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है बैनुल अक़वामी, जो कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मिलता है। उसके बाद 2 सिनेरियोज हैं या सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ममालिक जो हैं वो दूसरे ममालिक पे अटैक कर सकते हैं। अब जाहिर है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है वो भी एक सबसेट है एक आर्म्ड अटैक का,
जिसमें आप जवाब बनाते हैं किसी मुल्क के अंदर एक जंगी कार्रवाई करने का। तो एक है आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, जो कहता है कि एक मुल्क को हक हासिल है दूसरे मुल्क पे हमला करने का अगर उसके ऊपर एक अटैक हो, जो कि एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं। और दूसरी सिचुएशन जो है जो अलाउड है इंटरनेशनल लॉ में, वो है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन करे अटैक को। जिस तरह हमने देखा कुवैत के ऊपर जब इराक ने हमला किया तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको सैंक्शन किया। ये दो हैं सिचुएशंस जिनके अंदर अलाउड है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जो सारी कहानी है, ये बेसिकली इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की थी 1971 में, आज से 50 साल पहले, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेचने की। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं उनके बेसिस पे ये जस्टिफाइड नहीं था। आज अगर हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को बेसिस लें तो इसको जवाब बना के तो हर मुल्क खड़ा हो जाएगा दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करने में। अगर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का ही अगर आपने डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट करना है तो फिर तो पाकिस्तान का भी कश्मीरीज के बिहाफ पे इंटरवीन करना जस्टिफाइड है। कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ना, वहां तो हमारी इंटरवेंशन। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कश्मीर तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि हम इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंटरवीन करेंगे। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का एक जो है सबूत दिया। लेकिन इंडिया ने ये जो सारा आप ये कह लीजिए नैरेटिव बेचा था आज से 50 साल पहले, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो इंटरवीन कर रहे थे, इसका ना उस वक्त जवाब था और ना आज कोई इसका जवाब है। अच्छा, अब बात ये आती है कि एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर एतराफ़े जुर्म कर रहा है, तो कैन ही नॉट बी ट्राइड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एनी अदर कोर्ट? क्योंकि आप तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के भी एक्सपर्ट रह चुके हैं। इजंट देयर एनीवेयर वी कुड ट्राई दिस जेंटलमैन कि आपने हमारा मुल्क उस टाइम पर तोड़ा? देखिए अनिका, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी और एकेडमिक्स भी, कि अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप एक शख्स को जो कि एक अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, और ये तो एक इंटरनेशनल फोरम पे टीवी के ऊपर एक इतराफ़ जुर्म हो चुका है, तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि कानून जो है वो हमेशा सियासत के साथ साथ चलता है। ठीक है। हम लोग इंटरनेशनल लॉ में ये कहते हैं कि द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन कोरोडेड बाय पॉलिटिक्स। आज आप देख लीजिए जियो इकोनॉमिक्स, जियो पोलिटिकल, ये जो सारे क्रॉस करंट्स चल रहे हैं, इसमें ममालिक साइड ले रहे हैं। इसमें हेड ऑफ स्टेट को तो आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन हाँ इंटरनेशनल लॉ में कुछ एवेन्यूज हैं, जैसे यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है, जिसके अंदर जो लोग इस क्राइम्स करते हैं इंटरनेशनल कमिट, उनको आप डिफरेंट ममालिक की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने केस को क्या प्रॉपर एप्ट तरीके से परसू किया, या हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए उसके बाद? देखिए मैं ये कहूंगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर 2-3 सालों में पाकिस्तान ने डेफिनेटली, उससे पहले नहीं, उससे पहले हम एड हॉक बेसिस पे कर रहे थे। हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली यानी का ये रहा है कि हम लोग एड हॉक रिस्पॉन्सेज देते हैं। हम एक बेसिकली एक रिएक्टिव नेशन है, हम प्रोएक्टिव नहीं है। हम प्लान नहीं करते अगले 10, 15, 20 साल की। अब 71 को आज 50 इयर्स गुजर गए हैं, तो आज भी शायद हम वही जो है हम अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर एड हॉक बेसिस। ठीक है, और वक्त अब किसी और चीज का। हसन असलम शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। लेकिन बात घूम फिर के यहीं आती है कि उस टाइम पर नैरेटिव्स की जंग कर रहा था भारत, जिसको हम अब 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, और भारत आज भी नैरेटिव्स की वॉर कर रहा है, आज भी हमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इस चीज के हवाले से हमें बड़ा चौकन्ना रहना होगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।